हाय फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स, गुड इवनिंग, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ। और हमारे यूएन का जो सीरीज चल रहा है वो आज हमारा जो यूएन का प्रोग्राम है आज वो कंप्लीट हो जाएगा। तो लास्ट क्लास हमने उसको पार्ट 1 कंप्लीट किया था, जो कि मेजर 6 ऑर्गेनाइजेशंस इसमें हमने डिस्कस करना था, उनमें से हमने 2 को डिस्कस कर लिया है और आज को 4 जो वो डिस्कस करने के बाद में कंप्लीट हो जाएगा। तो आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? रिविजन्स कर रहे हो? जो भी नोट्स मैं यहाँ पे आपको बनाने के लिए बोल रही हूँ बनाते हुए चलिए, क्योंकि अभी क्या है कि 2 तरीके से आपको यहाँ लोग मिलेंगे। जैसे आप कौन से कैटेगरी में हो तो मुझे बता देना। उसमें ये होगा कि मुझे लगता है मुझे ये करना चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए जो भी प्लान बनाया होगा उसको लेके ही कंप्लीट करने में लगे हैं। एक्स्ट्रा जो हम बार बार एग्जाम से पहले जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं यहाँ यूट्यूब के थ्रू दे रही हूँ वो बहुत लोग ऐसे हैं जो मिस कर सकते हैं। लेकिन जो ऐसे भी होंगे कि कुछ भी एग्जाम के लिए 2 महीने है, तो मैं इसके बीच में जितनी भी ज्यादा सीख सकता हूँ, कौन कौन सी चीजों के ऊपर मुझे इम्पोर्टेंस देना है, ये सारी चीजों को नजरअंदाज ना करते हुए अगर हम इसको आगे प्रीलिम्स तक लेके जाएंगे तो यहाँ से आपको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस आपको पता चलेगा कि इसका क्या है। ठीक है, तो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, चलिए यूएन के प्रोग्राम्स के अंदर डिस्कस करते हैं आज के 4 वो ऐसे प्रोग्राम्स जो यूएन इसको लेके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और करंट अफेयर्स में भी दिखता है। ठीक है, तो देखिए फूल पौधों के साथ में मैं आपका यहाँ वेलकम कर रही हूँ। यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम पार्ट 2 के बीच में एक गार्डन है, बगीचा है, वो बगीचे में मैं भी हूँ, तो मैं सोच रही हूँ आप भी अगल बगल कहीं होंगे तो बता देना कौन से कॉर्नर में हो आप लोग। ठीक है, तो यूएन का सबसे इम्पोर्टेंट जो आज स्टार्ट करेंगे हम, तो पहले तो मैं बता देती हूँ कि वो कौन से 6 ऐसे प्रोग्राम्स थे जो यूएन के साथ में हमने डिस्कस करना था। तो मैंने आपको पहले क्लास में बताया था यूएनडीपी यहाँ पे आएगा, यूनिसेफ आएगा। ठीक है, उसके बाद ये 2 चीज हमने डिस्कस कर लिया था पार्ट 1 में। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है प्लीज जाके देखिए। तो आज हमें डिस्कस करना है यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के ऊपर। उसके बाद हमारा यहाँ पे आएगा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, फिर आएगा यूएन हैबिटेट, ठीक है, और उसके बाद आएगा पॉपुलेशन फंड। राइट, तो ये हमारा आज के उसमें ये हम इसको कवर करेंगे। देखो कि ये बहुत डिस्कस करने वाला टॉपिक था, ये बहुत डिस्कस करने वाला टॉपिक था और ये बहुत डिस्कस करने वाला टॉपिक है। ये थोड़ा सा मतलब इतना ज्यादा जो है इसको लेके एग्जाम में पूछा नहीं है, बस इसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन रख ले तो वो काफी है। मैं आपको साथ में क्वेश्चन भी दिखाऊंगी। अच्छा, और एक बात, जो ये पार्ट 1 का पीपीटी था ना, मतलब मैंने तो एक पीपीटी जो है पूरी की पूरी ये टॉपिक में बनाई थी, पता नहीं कहाँ गुम हो गया। कल से मैं ढूंढ रही हूँ, तो इसको ना तो मैंने रिसाइकल बिन में जाके देख लिया तो वहां पे भी नहीं है, पीपीटी में भी देख लिया वहां पे भी नहीं है। मैं परेशान हो गई, वापस फिर मैंने आज इसको नया से बनाया। आपने खुद देखा होगा कि ये वाला पीपीटी तो था नहीं पिछले बार। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, यूएनडीपी एंड यूनिसेफ के ऊपर जो मैंने आपको नोट्स बनवाया था वो आप पीपीटी में जो वीडियो है हमारा पार्ट 1 का, उसमें आप ऐसे करो कि उसको पॉज करके आप वहीं से थोड़ा नोट्स बना लीजिए। ठीक है, ये जो पीपीटी है ये केवल अभी आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करूंगी उसके ऊपर है। तो ये पीपीटी मैं आज के मतलब अभी जब आप ये सीरीज देख रहे हो तभी जाके अगर आप देखोगे तो शायद आपको वहां पे मिल जाएगा, क्योंकि मैं आज मतलब 5 बजे से पहले इसको मैंने सोचा था, क्योंकि मैंने अभी इसको रिकॉर्ड किया है। तो तब तक मुझे लगा कि ठीक है, अगर मैं पहले पीपीटी भेज दूंगी तो क्या होगा कि बच्चे फिर इंटरेस्ट लगाएंगे नहीं कि नोट्स मिल गई है। तो हो सकता है आज आपको मिल जाए या तो कल आपको मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन मैं आज शाम तक या रात तक इसको भेज दूंगी। ठीक है, तो एक गुजारिश है, प्लीज आप अगर ग्रुप में कोई भी पूछेगा तो आप इसको बता दीजिए। मेरे पास नहीं है तो आप इसको पॉज करके उसकी नोट्स बना लेना। ये वाली पीपीटी मैं आपको दे दूंगी। डिस्कशन के अंदर जाते हैं। पहला देखते हैं यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के बारे में। तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ना थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। पर्यावरण को लेके जितने भी यहाँ पे प्रोग्राम है उसमें यूएनईपी अपना कंट्रीब्यूशन देता है। तो
यूएनईपी अगर इन्वायरमेंट है तो सोचो कितनी सारी चीज इसमें आ जाएगी। तो अच्छे से इसको हम यहाँ डिस्कस करते हैं। यूएनईपी को लेके सबसे पहले तो आप इसको देखोगे तो ये बहुत ज्यादा एक लीडिंग एनवायरमेंटल प्रोग्राम दिखता है कि अगर कोई इन्वायरमेंट या पर्यावरण को लेके कोई भी बात होगी तो उसमें यूएनईपी जरूर अपना कंट्रीब्यूशन देगा, चाहे इसका इनिशिएटिव किसी ने भी लिया हो, लेकिन यूएनईपी के बिना ये प्रोग्राम जो है वो कोई भी मेजर, तो अभी क्या करना है, ऐसा भी हो सकता है जिसमें यूएनईपी अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा है। अगर ऐसा कोई आपको मिल गया तो उसको अलग करके जरा ध्यान से देख लीजिए कि हाँ भाई एनवायरमेंट रिलेटेड प्रोग्राम है लेकिन इसमें यूएनईपी नहीं है, लेकिन अभी के लिए यूएनईपी कहाँ, इसका कंट्रीब्यूशन कहाँ तक जा रहा है इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो लीडिंग एनवायरमेंटल प्रोग्राम की तरह इसको दिखता है। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर तो ये नैरोबी में है, कीनिया में, ठीक है, कीनिया में। अब आपको याद रखना है कि अभी तक हमने जितना भी हेडक्वार्टर्स को लेकर डिस्कस किया है तो मोस्टली हमने देखा था कि न्यूयॉर्क में आता है, स्विट्जरलैंड में आता है, तो अलग अलग इसके ऊपर जरा ध्यान देना। नैरोबी कीनिया में है इसका, और जरा सोचना कि इसको लॉजिक कैसे लगाओगे। भाई इन्वायरमेंट की बहुत ज्यादा सुधार करना है, ठीक है, तो कीनिया जैसे कि अफ्रीकन कंट्रीज है, इनको बहुत ज्यादा जरूरत है, इसीलिए इनका जो प्रोग्राम का जो हेडक्वार्टर है यूएनईपी का, इसको नैरोबी और कीनिया में बना दिया, राइट। अब उसके बाद जब ये कब फॉर्म हुआ था तो इसको कैसे याद रखना है, तो इसको याद कैसे रखना है मैंने बताया था। एक तो 1945 या 48 ऐसा एक डेट ले लो जहां आपको पता है यूएन का गठन हुआ था, संयुक्त राष्ट्र का। तो मैंने बोला था कि ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस थी जो इससे पहले ही बनी हुई थी और इसके बाद में बनी है। तो डेट को ना देखोगे तो ये है 1972 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। अब 1972 को अगर आप देखोगे, अगर आपने एनवायरनमेंट पढ़ा है तो इसको रिलेट करके आप इसको याद रख सकते हो। उस समय काफी क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात शुरू हो गई थी। तो ये टाइम ऐसा है कि 60s के बाद में 70s में यूएन ने बहुत ज्यादा अपना जो है कॉन्ट्रीब्यूशंस बाकी सारी जगह पे अलग अलग एरिया में दिखाने की कोशिश की और अलग अलग टॉपिक में बहुत ज्यादा प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट किया यूएन ने। तो ये 1972 ऐसा भी टाइम है जब एक अफ्रीकन नेशंस यहाँ से इंडिपेंडेंस ले चुके थे, क्योंकि इंडिया जो है 1947 में इंडिपेंडेंस के बाद में, और जितनी भी साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है वहां से जिनको भी इंडिपेंडेंस मिली थी 1948 तक, तो वो सारे धीरे धीरे जो है डेवलप कर रही थी। और उस समय जो ये यूएन और संयुक्त राष्ट्र जो यहाँ पे आया था उनके साथ मिलके काम कर रही थी अपने देश में से जितनी भी गरीबी है, भूख है, जो एम्प्लॉयमेंट की समस्या है, ये सारी चीजों को डील करने के लिए, एक डेवलपमेंट की बात अगर करें तो ये वो समय है जब अफ्रीकन नेशंस भी आके जुड़ने लगे। तो मैं आपको क्यों बता रही हूँ ना, क्योंकि ये आपको याद रह जाए कि इसका सेंटर कहाँ है, हेडक्वार्टर, और ये कौन से समय में इसका जो फॉर्मेशन हुआ था, ठीक है। तो 1972 देखो, एग्जैक्ट अगर नहीं भी आता है ना तो भी क्या कर रहे हो कि आप इसमें थोड़ा लॉजिक लगा सकते हो। ये जो मैं बताती हूँ ना एक्स्ट्रा चीजें लॉजिक के लिए बताती हूँ। एग्जाम में जब स्टेटमेंट आप इसको सॉल्व करोगे तो लॉजिक ऐसा लगता है कि हाँ यार ये तो ऐसा हो सकता है, ये ईयर में फॉर्म हो रहा है, मेरे को कुछ ऐसा दिमाग में आ रहा है 70 होगा, ऐसे टाइप का आपका लॉजिक लगेगा और यही एग्जाम में आता है आपको। एक्चुअली यूपीएससी को इतना टफ क्यों बोलते हैं, तो मैं ना हमेशा एक बात बोलती हूँ कि सबको लगेगा जेई भी टफ है यार, मुझे भी लगता है यार जेई बहुत टफ है, नीट बहुत टफ है, ठीक है, बच्चे इतना पढ़ते रहते हैं, लेकिन फिर यूपीएससी को ही क्यों बोला जाता है कि ये इतना ज्यादा टफेस्ट एग्जाम है। एक्चुअली मैं किसी ने से मतलब मुझसे ये बात पूछा था तो मैंने बोला बाकी एग्जाम्स में जब आप जो पढ़ते हो वो आता है यूपीएससी एग्जाम में जो पढ़ोगे वो नहीं आता, फिर क्या आता है, उसका एप्लीकेशन आता है। जो समझ लिया है बुक से, बुक हम ना ऐसे पढ़ते रहते कि कौन सी बुक मिलेगा, ऐसा नहीं है, कहीं से भी कुछ भी समझने का मौका मिले, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो क्लास हो, चाहे वो टेस्ट हो, समझ गए, कुछ नया सीख लिया, उसको कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, बस यही है यूपीएससी का फंडा, ठीक है। तो इसको समझ लो। जो लोग बुक के अंदर रहते हैं ना तो वो फिर वहां लॉजिक लगा नहीं पाएंगे। यूपीएससी का क्वेश्चन कभी भी एक 25 से 30 क्वेश्चन ऐसा होता है कि जो कम से कम पढ़ा है इतने सालों से, उसको अगर बहुत अच्छे से पढ़ा है तो कम से कम आपको लगेगा कि हाँ यार ये मुझे आता है। 25 क्वेश्चन से 30 क्वेश्चन के ऊपर अगर आप देखोगे 70 क्वेश्चन, तो वो आपको
कहाँ से कौन से बुक से आया ये आप नहीं बता सकते। आपको वहां पे आपका ज्ञान काम आएगा, आपकी प्रैक्टिस काम आएगी और आपका जो कॉन्फिडेंस काम आएगा। मैं साथ साथ ये भी बता रही हूँ क्योंकि ये सारी जो वीडियो जो मिस कर रहे हैं ना, उसको लेके कल को बहुत ज्यादा रिग्रेट करेंगे, क्योंकि बीच बीच में बहुत ज्यादा ये सब बात बताते रहती हूँ। कल दो मतलब आपको पता है कि आप लोग मुझे कांटेक्ट करते हो, आपकी जो पर्सनल प्रॉब्लम है, आपकी जो पर्सनल परफॉर्मेंस है, इसको लेके भी आप डिस्कस करते हो। तो उस समय जब मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि आप खुद सोच के देखो कि क्वेश्चन पेपर को आप क्यों सॉल्व करते हो, क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का मतलब क्या है। ऐसा तो नहीं है कि वो क्वेश्चन पेपर से आपका जो है वो एग्जाम में आ जाएगा क्वेश्चन, ऐसा तो नहीं। फिर क्यों करते हैं? तो मैंने बोला ना, हर चीज का क्यों में सोचो, तब वो लॉजिक वाला जो दिमाग ऐसे क्वेश्चन मार्क वाला दिमाग में आएगा। क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें से हमें कुछ सीखने को मिल जाएगा। जो टॉपिक हमें नहीं पता है वो हम सीख लेंगे। दूसरी, जो पढ़ा है क्या वो ठीक से हम सॉल्व कर सकते हैं, ये आपको पता चल जाएगा। अगर कुछ नहीं पता है तो वो आपको पता चल जाएगा एग्जाम्स में एक्सपेरिमेंट करने से पहले। यहाँ अपने आप को एक्सपेरिमेंट कर लो। तो ना, जो भी यहाँ सेक्शनल टेस्ट और टेस्ट पेपर नहीं लगा रहे हैं, उसका यही मतलब है कि जो हम पढ़ते हैं ना बुक में, वो हमें लगता है कि हाँ हमने जो पढ़ लिया हमें आता है, ये हम अपने आप को बुद्धू बना रहे हैं अगर हम अपने आप को टेस्ट नहीं करेंगे। ये टेस्ट पेपर अपने आप को टेस्ट करने का है, इसमें मार्क्स लेके कूदने की, उछल कूद करके खुश होने के लिए या फिर बहुत ज्यादा दुखी होने के लिए नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ उसमें से जो भी आप कर रहे हो, कोई टेस्ट पेपर में नंबर आने के लिए आप नहीं सॉल्व कर रहे हो, टॉपिक जान रहे हो, जो टॉपिक आपने रिवाइज कर लिया, एक्स्ट्रा टॉपिक यहीं से सीखने को मिलेगा। तो बस ये क्लास भी ना एक एक्स्ट्रा टॉपिक की तरह ही है। इसको अगर मिस किया तो एग्जाम के टाइम पे ना फिर देखना आप लोग, मतलब जो भी यहाँ पे रेगुलर देख रहे हैं वो तो पक्का तो आएगा क्वेश्चन, ये तो मतलब गारंटी है कि आएगा ही आएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो 1972 इसका फाउंडेड ईयर हो गया। उसके बाद अच्छा ये करता क्या है, तो मेजर जो आपने देखा होगा कि जितने भी यूएन के प्रोग्राम हो एसडीजी गोल के ऊपर बात करती है। ये स्टेटमेंट अगर आ गया तो सोचो कितना, मतलब हम तो एकदम उछल जाएंगे ना, यार ये तो मुझे आता है। ये अगर इसके ऊपर अगर कोई भी क्वेश्चन आया तो देखो 2030 जो बहुत ज्यादा नजदीक है, तो मुझे ऐसा लगता है ये सारी एरिया जो है वो टारगेट हो सकती है एग्जाम में। प्रीलिम्स में नहीं आया तो मेंस में आ जाएगा, लेकिन यूपीएससी का ऐसा कभी नहीं होता कि ये टॉपिक में से क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। तो एसडीजी गोल, यहाँ जो 17 गोल है इसके ऊपर, और ये जो इतने ज्यादा गोल में यूएन के जितने भी इन्वायरमेंट या पर्यावरण वाला जो डायमेंशन है ना, वो ये यूएनईपी देखता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो इन्वायरमेंट वाला एरिया है वो ये यूएनईपी इसके लिए काम करता है। इसके लिए कैसे वो काम करेगा, हाउ इट वर्क, तो ये कैसे काम करता है, ये क्या करता है यूएनईपी, यहाँ काफी इन्वायरमेंट कन्वेंशन जितने भी बन रहे हैं ना, आगे बात करेंगे क्या क्या कन्वेंशंस है, इसको लेके ये कॉपरेट करता है, ठीक है। और एक तरह से ये इंटर गवर्नमेंटल एजेंसीज के साथ में ये कॉपरेट करता है। अब इंटर गवर्नमेंटल एजेंसीज क्या हो गई, हर एक गवर्नमेंट के साथ में ये काम करता है। मान लो कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर अभी बात चल रही है, अब क्लाइमेट चेंज को लेके अगर कोई डेवलप कंट्रीज अगर ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, तो इसका भरपाई कल को क्या है कि डेवलपिंग कंट्रीज और साथ में जो आइलैंड कंट्रीज है, मॉरिशस हो गया, सिजलीज हो गई, सारे ये कल को जो डूबने का जो है इसका खतरा इसके ऊपर बना हुआ, तो ये इनके साथ में कन्वेंशंस जब भी बात होती है तो ये इसको लागू कराने के लिए इनके साथ कोऑपरेट करता है। जैसे कि पेरिस एग्रीमेंट है, ठीक है, इससे पहले मॉन्टेग्रेल जो प्रोटोकॉल था, देन ओजोन लेयर को लेके जो बात है, उसके बाद ग्रीन हाउस को लेके क्योटो प्रोटोकॉल थी, देन ये सारे जितने भी प्रोटोकॉल्स अगर आपको देखने को मिलेगा, कन्वेंशंस देखने को मिलेगा, ये कर तो लेते हैं, साइन तो कर लेते हैं। तो ये साइन करने के बाद अब ये कर रहे हैं काम इसमें या नहीं कर रहे, ये यूएन का इन्वायरमेंटल यूएनईपी जो प्रोग्राम है इनके तरफ से ये इसको लेके इनके साथ कोऑपरेट करेगा। अच्छा, अगर ये एक ऑर्गेनाइजेशन है तो ये इसको कोई हेड भी करता होगा, तो हेड कौन करता है, हेडेड बाई, देखो इसमें ना तीन सारी चीज होती है। एक तो प्रेसिडेंट कहीं पे आ जाएगा, मैंने बोला था कि कहाँ कहाँ पे प्रेसिडेंट नाम आता है वो देखिए, या फिर कोई जगह जनरल आ जाएगा, या फिर कोई जगह डायरेक्टर आ जाएगा। तो यूएनईपी का हेडेड करता है डायरेक्टर,
इसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जो इसको हेड करता है। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, तो ये इसको मैंने बता दिया कि फाउंडेड इन 1972। अच्छा बाई, तो एक कनाडा के ना एक बिजनेसमैन थे, ठीक है, एक बिजनेसमैन थे, तो इनके साथ में इनका एक इनिशिएटिव आया था 1972 में। इनका नाम समथिंग फिलिन कुछ था, फिलिन थेरेपिस्ट ऐसा कुछ नाम था। ठीक है, तो चेक कर लेना स्पेलिंग। तो ये यहाँ इस प्रोग्राम के बारे में डिस्कस कर रहे थे 1972 में। जरा मुझे बताओ 1972 में इन्वायरमेंट के कौन से इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस आपको याद आ रही है? मुझे तो याद आ रही है, मैं चाह रही हूँ, क्योंकि पढ़ते हुए ना ऐसे ही बहुत सारा चीज जो है वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स से कनेक्ट होती जाएगी। ठीक है, तो ये बने थे फिर इसके फर्स्ट डायरेक्टर, राइट, इसके फर्स्ट डायरेक्टर हो गया। उसके बाद इनको लेके जितने भी, अगर आप एक कन्वेंशन अगर आपको याद आएगा तो एक कन्वेंशन यहां से हम देखते हैं, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट। ठीक है, और इसको बोला जाता है स्टॉकहोम कन्वेंशन। आपने सुना होगा स्टॉकहोम कन्वेंशन। ठीक है, तो ये यूएन के साथ मिलके ही, सॉरी यूएन, आई मीन टू से यूएन तो है, यूएनईपी के साथ में यहाँ पे मिलके ये एक स्टॉकहोम कन्वेंशन के बारे में डिस्कस हुआ था, राइट। 1972 को मैं बोल रही हूँ, इसलिए मैंने पूछा था कि एनवायरनमेंट का कौन सा कन्वेंशन है। अच्छा, इसके डिस्कशन के बाद में निकला इसका मैंडेट। मैंडेट मतलब कि क्या क्या करना चाहिए। तो स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ था जिसमें यूएन की तरफ से यूएनईपी एक प्रोग्राम जो यूएन साथ में मिलके पर्यावरण के ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर बात करता है, ये लोग साथ आए, मिले और स्टॉकहोम कन्वेंशन के ऊपर में इन्होंने बात की। तो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस इसके बहुत फेमस है। और ये यहाँ से मैंडेट किया गया कि भाई आज के टाइम पे एटमॉस्फेयर के ऊपर बहुत जरूरी है बात करना। ठीक है, उसके बाद मैरीन के ऊपर, पानी के ऊपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंट मतलब क्या है कि पूरा का पूरा बायोस्फीयर यहाँ पे आ जाता है। और यूएनईपी का जो भी प्रोग्राम है वो पूरा बायोस्फीयर को टारगेट करता है, जिसमें पानी आ जाएगा, जिसमें एटमॉस्फेयर आ जाएगा, जिसमें टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम आ जाएगा। टेरेस्ट्रियल मतलब ही पानी है, तो इसके अंदर जो इकोसिस्टम चल रहा है, ठीक है, इकोसिस्टम मतलब कि एक तरह से एक बैलेंस बना के चलना, कि सब लोग जो है अपने जगह पे एक पॉपुलेशन की तरह, किसी का भी पॉपुलेशन और जनसंख्या है जो वो बढ़नी नहीं चाहिए और किसी का कम नहीं होना चाहिए। सब अपने अपने जगह पे एक फूड वेब जिसको बोलते हैं कि ये इसको खाएगा, ये इसको खाएगा, ये इसको खाएगा। तो ये अगर नहीं होता तो किसी एक चीज का जो जनसंख्या बढ़ जाएगी, ये पॉपुलेशन बढ़ जाएगा, तो वो खतरा हो जाएगा। तो ये इसको बोलते हैं पूरा इकोसिस्टम। तो पानी का जो इकोसिस्टम है इसके ऊपर, देन इनका ये था कि इन्वायरमेंट गवर्नेंस के ऊपर इन्होंने बात किया। तो ये सारी चीज ना स्टॉकहोम कन्वेंशन के ऊपर यूएनईपी के साथ में ये कॉन्फ्रेंस चला है। ठीक है, तो इन्वायरमेंट गवर्नेंस मतलब कि सही से हम कैसे इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरह हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। डेवलपमेंट तो करना है लेकिन एनवायरमेंट को ज्यादा इफेक्ट ना हो, एक सस्टेनेबल तरीके से, एक बहुत प्राकृतिक तरीके से अगर हम देखें तो वो एक डेवलपमेंट की तरफ, विकास की तरफ हर एक देश को काम करना चाहिए। तो इसके ऊपर बात हुई थी। एंड देन इस पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, तो फाइनल था इसका जो ग्रीन इकोसिस्टम के ऊपर इनका मकसद था, ग्रीन इको एंड क्लियर एनवायरनमेंट, कि डेवलपमेंट तो करना है लेकिन ग्रीन एनवायरनमेंट मतलब कि हर एक डेवलपमेंट में ग्रीन इकोलॉजी, ग्रीन एनवायरनमेंट, एक क्लियर एनवायरनमेंट के ऊपर ध्यान देके ही डेवलपमेंट करना है। तो ये सारी चीज इन्होंने स्टॉकहोम कन्वेंशन के अंदर डिस्कस किया। ठीक है, अब उसके अलावा जैसे ही ये डिस्कशन हो गया तो यूएनईपी का यहाँ एक्टिविटीज दिखने लगी। क्या काम किया है, मतलब अब बन गया है, अब काम ना करे तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इन्होंने क्या किया, जितने भी कन्वेंशंस ऐसे जो इन्वायरमेंट और पर्यावरण लेवल में होता है, इनको ये क्या बोलते हैं, ये कोऑपरेट करता है, जो मैंने पहले भी बताया, कोऑपरेट करता है डेवलपिंग कंट्रीज के साथ में। ठीक है,
विकसित कंट्री, विकसित देश एंड विकासशील देश के साथ में इंटरनेशनल लेवल में ये इनके साथ में कोऑपरेट करके ये इन्वायरमेंट कन्वेंशंस को कंप्लीट कराने की कोशिश करता है कि भाई आप लोग ने तो बड़े बड़े बात करके आए थे उस दिन हमारी मीटिंग में, हम अपने देश जाएंगे, हम ये करेंगे, हम जो है वो पर्यावरण को बचाएंगे, तो करिए तो कुछ, ऐसे बोल के हर एक जगह पे इसका नजर रहता है। ठीक है, उसके बाद इसका क्या है कि प्रमोट एनवायरमेंट साइंस। क्यों एनवायरमेंट साइंस? मतलब कि साइंस क्या है? टेक्नोलॉजी। जो साइंस है वो थ्योरी है, जो अप्लाइड करोगे साइंस वो टेक्नोलॉजी है वो। तो एनवायरमेंट में कुछ ऐसा साइंस लगाया जाए जो होता है ना कि सही तरीके से अगर हमने एनवायरमेंट को वापस रिपेयर करना शुरू कर दिया तो फिर ये सब दिक्कत ही नहीं होगी। तो ये प्रमोट करता है एनवायरमेंट साइंस को लेके। उसके अलावा ये साथ में काम करता है वर्किंग विथ प्राइवेट, ठीक है, पब्लिक और सारे एनजीओज इनके साथ मिलके ये सारे देश में उनके साथ कोऑपरेट करके काम करता है। इंडिया में काफी एनजीओज है जो प्राइवेट सेक्टर्स है जो इन्वायरमेंट को लेके बहुत ध्यान देते हैं और अपना पैसा और जो ध्यान है और अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो देते हैं। आपको पता होगा कि इंडिया में एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल के 2% चार्ज ऑफ नेट प्रॉफिट जो है इंडिया कॉर्पोरेट सेक्टर से कंट्रीब्यूट करवाता है। तो वो ये सोशल या इन्वायरमेंटल रिलेटेड अगर वो कुछ ऐसा प्रोजेक्ट बना दे या फिर वहां पे वो कुछ अपने पैसे लगा दे तो ये उनके प्रॉफिट का जो 2% जाता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR की तरफ, ये वहां से फिर कट हो जाएगा। मतलब कि ये इन्होंने दिखा दिया है कि देखो हमने जो है अगर पर्यावरण को प्रदूषित किया है तो इनको लेके हम उल्टा, और जैसे नहीं ममा अर्थ का एडवर्टाइजमेंट देखा है कि हम पेड़ भी लगाते हैं, तो अगर नेचर को यूज करके प्रोडक्ट बना रहे हो तो फिर जितना पेड़ काटा है उतना पेड़ भी लगाओ भी। तो बस इसी तरह का जो प्रोग्राम है एनजीओ, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन जितने भी सब यहाँ इसको साथ में मिलके काम करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि UNEP का मेन जो यहाँ पे काम क्या है तो वो आप क्या बताओगे कि इनका जो मेन काम है ना वो है कन्वेंशंस को या फिर ट्रीटी को इम्प्लीमेंट कराने का काम देखता है। जो भी क्लाइमेट चेंज के ऊपर इन्वायरमेंट ट्रीटी साइन हुई है, कन्वेंशन साइन हुआ है, इसको ये साथ करवाने का देखता है। उसी के साथ में जैसे मैं लिख देती हूँ, ठीक है, फंक्शंस। तो फंक्शंस इसको मैं हिलाऊंगी तो वापस, हाँ, फंक्शंस देखेंगे कि मेंबर ऑफ UN डेवलपमेंट ग्रुप, मेंबर ऑफ ये है UN डेवलपमेंट ग्रुप के अंदर में इसको लेके आते हैं, क्योंकि डेवलप करना, और UNEP बोलेगा मुझसे तो पूछा ही नहीं, क्या ही डेवलप कर लोगे तुम लोग एनवायरनमेंट को निकाल के। ठीक है, तो मेंबर ऑफ UN डेवलपमेंट ग्रुप ये इनके साथ में मिलते हैं और इनके साथ में UNEP मिलके ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के ऊपर बात करते हैं। तो ये UNEP का एक फंक्शन भी है। दूसरा, ये फोकस करता है किसके ऊपर कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर जितना भी कन्वेंशंस हुआ है इसको लेके ये हमेशा इसको इम्प्लीमेंट कराने की बात करता है। ठीक है, लागू कराने के ऊपर ध्यान देता है। जैसे एग्जाम्पल आ गया है UN फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये आपने सुना होगा। UFCCC जो आता है ना, इसको अच्छा ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, UN फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशंस ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये कन्वेंशन तो भाई सबने साइन कर लिया, अब इसको पूरा कैसे करें? तो ये UNEP बोलता है कि मैं तुम्हारे पीछे हूँ, मैं देखूंगा कि तुम जो ये इतना बड़े बड़े बात करके आए हो और यहाँ पे तुमने कुछ किया है या नहीं किया है। तो मेंबर कंट्रीज के साथ में ये पूछता है, राइट। उसके बाद में ये ज्वाइंट हुआ था, इट ज्वाइंट 1988 किसके साथ में? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ में। ठीक है, और ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ में इन्होंने मिलके एक इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज के ऊपर ये इन्होंने डिस्कस किया था। तो इसका बोलने का मतलब है कि जब भी UNEP का नाम आएगा वो जुड़ेगा मेट्रोलॉजिकल के साथ में, UNDP के साथ में, कोई भी इन्वायरमेंट या क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन से UNEP आएगा। ठीक है, उसके बाद में तो UNEP का यहाँ एक तरीके से आप इसको इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज की तरह देख सकते हो। तो हाउ इट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज? तो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज मतलब कि हो सकता है ऐसी कोई कन्वेंशंस होगी, ऐसा कोई प्रोग्राम होगा इन्वायरमेंट को लेके जो
अलग से यूएनईपी के अलावा इसके ऊपर ध्यान दिया जा सकता है, लेकिन यूएनईपी एक नॉर्मल क्या बोलते हैं, एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस की तरह इसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए हमेशा पीछे रहता है। जैसे कि हमारे पास कन्वेंशंस है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, ठीक है, ये एक इसके ऊपर आपको पता है कि एक फंड भी आता है इन्वायरमेंट रिलेटेड, तो ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी ये इसको इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है कि ये एजेंसीज तो बन गई ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी, लेकिन इसको कंप्लीट कैसे करना है, इसको कैसे काम कराना है, ये यूएनईपी इसके पीछे रहता है। देन इसके अलावा मल्टीलेटरल फंड, ये सब मैंने नोट्स में लिखा है, ठीक है, जो मैं अभी इंग्लिश में लिख रही हूँ वो सब मैं अभी आपको दिखाऊंगी, इसमें लिखा हुआ है हिंदी और इंग्लिश दोनों में। मल्टीलेटरल फंड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉन्टेग्रेल प्रोटोकॉल, तो मैंने बोला ना मॉन्टेग्रेल प्रोटोकॉल किसके ऊपर आता है, ओजोन लेयर डिप्लेशन के ऊपर में इनका सारे के सारे ट्रीटी साइन हुई थी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर देखना है कि ये बाइंडिंग है या नहीं। आजकल के टाइम पे बाइंडिंग नहीं है, क्योटो प्रोटोकॉल था जब, ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आया था मुझे एग्जाम में, मुझे लगता है 2016 या 17 का एग्जाम था, उसमें मॉन्टेग्रेल प्रोटोकॉल के ऊपर या क्योटो प्रोटोकॉल के ऊपर क्वेश्चन आया था। तो हुआ ये कि वहां जाके दिमाग में ही नहीं आता है, जब हम पढ़ते हैं तो ये नहीं, जितना क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं करेंगे ना, हमारी जो गलती है हमें पता नहीं चलेगा। तो क्योटो प्रोटोकॉल के ऊपर उसमें मैसेज था कि ग्रीन हाउस गैस का कन्वेंशन कौन सा है, क्योटो प्रोटोकॉल मॉन्टेग्रेल प्रोटोकॉल। मुझे ना क्योटो और मॉन्टेग्रेल दोनों ही सेम लगे, मतलब पढ़ने के समय तो पढ़ लिया, दिमाग में वजह के कंफ्यूजन। 2 नंबर का क्वेश्चन देखो इतना इजी, इसलिए मैं बोलती हूँ कभी भी ट्रिक लगा के पढ़ो। तो ये मॉन्टेग्रेल जो है ना ओजोन का है, और जो क्योटो प्रोटोकॉल है ना ग्रीन जो गैस है इसको कम करने के ऊपर ये कन्वेंशन स्टार्ट हुआ था। अब इसको भी ना बहुत आराम से पढ़ने के बाद में फिर मुझे ट्रिक भी कि एग्जाम में ना टेंशन में भी कुछ याद नहीं आता, तो एम का ओ तो ओजोन ये याद रखो, ऐसे करके फिर मैंने सोचा कि यार जो ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है इसके ऊपर अगर हम यहाँ 2 मिनट लगा दे आंसर निकालने में, तो फिर जो नई क्वेश्चन आता है उसको फिर लॉजिक लगाने में टाइम कहाँ से मिलेगा। टाइम को बचा के चलना है एग्जाम में, ऐसे ट्रिक लगा लगा के हमें इजी क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकते हैं जल्दी। तो बाकी का जो क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा टाइम लगेगा आंसर में पहुंचने के लिए, उसके ऊपर हम टाइम दे सकते हैं। तो ये सब ना ट्रिक है, जान के रखिए, ठीक है। उसके अलावा ये क्या करता है, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज है किसका, तीसरा एक है इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय साइनाइड मैनेजमेंट, ठीक है, कोड, ये भी जान लो, ये भी इसका इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। अब ये किसके लिए काम करता है ये थोड़ा सा अभी गूगल करके देखो, आपको पता चल जाएगा। अच्छा, फंडिंग क्या चल रहा है इसका, फंडिंग है भाई क्या असिस्ट है या वॉलंटरी है, वॉलंटरी है, मतलब कि कोई चाह रहा है कितना भी कंट्रीब्यूट करना वो कंट्रीब्यूट कर सकता है, वॉलंटरी फंडिंग है। अच्छा, उसके बाद सेक्रेटरीट के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि यूएनईपी क्या क्या होस्ट करवा सकता है, ठीक है। तो यूएनईपी क्या करता है, होस्ट दी सेक्रेटरीट लेवल, मतलब हाई लेवल का मल्टीलैटरल इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट। तो ये बार बार ये आ रहा है, आपने देखा होगा कि जितनी भी एग्रीमेंट इसको इंप्लीमेंट करवाता है। अच्छा, उसके बाद जो सीबीडी सुना है, क्या है ये, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये इसका ये क्या करता है, ये होस्ट करता है, यूएनईपी हैज होस्टिंग द सेक्रेटरीट मल्टीलैटरल एग्रीमेंट, मतलब कि ये जितनी भी यहाँ एग्रीमेंट है इसका जो होस्टिंग है, मतलब कि इसको ऑर्गेनाइज करवाता है ना, वो यूएनईपी करवाता है। तो सीबीडी जो कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, नेक्स्ट जो हमारा क्लास आएगा इसके ऊपर बहुत ज्यादा, इसके बाद वाला जो क्लास आने वाला है वो WTO, IMF, देन वर्ल्ड बैंक, इसके ऊपर आएगा। उसके बाद हम सीधा ये सब कन्वेंशन के ऊपर जाएंगे, तो वो सब भी आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सीबीडी ये होस्ट करवाता है कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के ऊपर। दूसरा, अब आपका काम है कि ये किसके लिए है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये कन्वेंशंस इंडिया ने साइन किया है किसके लिए, चलो प्रैक्टिकल लेवल में सोच के देखो कि ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सीबीडी हर टाइम न्यूज में रहता है, ठीक है, और इसको लेके अगर किसी ने साइन किया तो उसका फिर क्या
ड्यूटी क्या बन जाता है। वैसे ही मैं यहाँ पे केवल यूएनईपी के ऊपर बात कर रही हूँ। तो मीनमाटा कन्वेंशन, ठीक है, ये जो जगह है जापान में इसके ऊपर है। तो ये भी जो है बायोडाइवर्सिटी के ऊपर है, ऑन मरकुरी, ठीक है। तो ये किसके ऊपर कन्वेंशन है? मरकरी के ऊपर। एक्चुअली ये जो मरकरी है ये हैजार्डस सब्सटेंस है, और उस समय क्या हुआ था कि जापान में ये एक हैजार्डियस सब्सटेंस जो है वो हर जगह फैल गई थी पानी में। तो उसके बाद ये कन्वेंशन जो एनवायरनमेंट को बचाना है, ये कन्वेंशन है। एक तो आपको यहाँ से सीखने को क्या मिल रहा है कि कितनी कितनी कन्वेंशन है एनवायरनमेंट में, ये सब चीज के बारे में आपको पता है या नहीं पता है, ये जरा बता देना। नहीं पता है तो इसके ऊपर थोड़ा जान लो। लेकिन इसको होस्ट कौन करवाता है, ऑर्गेनाइज कौन करवाता है? यूएनईपी करवाता है, ठीक है। तीसरा यहाँ पे आएगा वियना कन्वेंशन। वियना कन्वेंशन किसके ऊपर आता है? फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन। ओजोन लेयर एंड मॉन्टेरियल प्रोटोकॉल, ये इसी के ऊपर बना था, ठीक है। मैंने बोला ना मॉन्टेरियल प्रोटोकॉल। चौथा, देन कन्वेंशंस ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज। मतलब कि ये है कि बहुत बार ऐसा होता है, आपने सुना होगा कि उड़ीसा का जो कोस्ट है वहां पे बहुत ज्यादा टर्टल्स जो है वो आ जाते हैं। टर्टल्स और टॉर्टाइज में क्या डिफरेंस है जरा बताना, ठीक है। तो ये जो माइग्रेटरी स्पीशीज है तो वो चिड़िया हो सकती है, वो टर्टल्स हो सकता है, इनके ऊपर भी कन्वेंशंस है कि भाई हम ना इसका प्रोटेक्शन करेंगे कोई भी देश में अगर ऐसे जो माइग्रेटरी स्पीशीज है ये आ जाते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर भी ये होस्ट करता है कि ये साल में बुलाता है और बोलता है कि चलो बताओ कि कैसे कैसे चीज हुई थी, आप लोगों ने क्या किया इसके बारे में। तो ये यूएनईपी ये सब कन्वेंशंस का होस्ट करता है सेक्रेटरीट मल्टीलेटरल इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट का। तो ये मल्टीलेटरल इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट है, मतलब कि गवर्नमेंट भी आती है, देन खाली गवर्नमेंट नहीं है, इसमें प्राइवेट भी आ जाता है, एनजीओज भी आ जाती है। बस आपको ये समझना है कि ये फंक्शन क्या है ये सारे के सारे कन्वेंशंस का। इसमें सिर्फ गवर्नमेंट का कौन सा है, मतलब कि गवर्नमेंट केवल इसमें पार्ट ले सकता है, या फिर इंटर गवर्नमेंटल के साथ साथ ये प्राइवेट और एनजीओ के साथ भी कनेक्ट करती है। तो एनवायरमेंट आप देखना थोड़ा लॉजिक लगा सकते हो कि केवल गवर्नमेंट को आप लेके क्या कर लो, गवर्नमेंट कितना ही चला जाएगा सब जगह, या प्राइवेट लोगों के साथ में जब आप उसके साथ कनेक्ट हो गए तो वो ज्यादा और इन्वायरमेंट के साथ में कनेक्ट होने की चांसेस ज्यादा है, ठीक है। तो ये एक लॉजिक है। मोस्टली इन्वायरमेंटल कन्वेंशंस में इंटर गवर्नमेंटल केवल नहीं होता है। क्यों मैंने बोला, क्वेश्चन देखोगे तो पता चलेगा, ठीक है। देन हो गया, देन उसके बाद एक था बमाको तेहरान कन्वेंशन, ये भी इसको होस्ट करवाता है। मुझे बताओ बमाको तेहरान कन्वेंशन किसके रिलेटेड टू, अभी कमेंट कीजिए, ठीक है। ये देखो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, तो मैंने जो जो भी डिस्कस किया थोड़ा देख लेते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम क्या करता है? फैसिलिटेटर है, यही मैं बोल रही थी। फैसिलिटेटर मतलब कि ये काम करने के लिए, कंप्लीट होने के लिए हेल्प करता है। फैसिलिटेटर टू प्रमोट द वाइज यूज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ ग्लोबल एनवायरमेंट, ठीक है। फाउंडेशन 1972 में स्टेब्लिश हुआ था। देन उसके बाद इसका एक इन्वायरमेंटल असेंबली है जो इसका गवर्निंग बॉडी है, मतलब कि इसके ऊपर जितनी भी डिस्कशंस होगी, ये कोई भी डिसीजन होगा ये असेंबली लेंगे। तो ये 2012 में क्रिएट किया था, और जो इसका गवर्निंग काउंसिल हुआ करता था पहले ये, ठीक है। उसके बाद इसको नाम चेंज करके इन्वायरमेंटल असेंबली कर दिया। अभी जो है इसमें ऑल यूएन मेंबर्स ऑफ 193 मेंबर्स इसमें है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये 2 साल में मिलते हैं। कौन मिलता है भाई? ये असेंबली। मतलब कि इसको ऐसे समझ लो, यूएनईपी है, ये साथ में जितने भी 193 जो इसमें मेंबर्स कंट्री है, अगर इसकी डिस्कशन होती तो साल में 2 बार ये सारे कंट्रीज जाते हैं और अपने इन्वायरमेंट को लेके यहाँ पे डिस्कस होती है, ठीक है। होस्टिंग सेक्रेटरीट ऑफ वेरियस कन्वेंशन जो मैंने आपको बताया, तो ये जो कन्वेंशन है जो मैंने आपको डिस्कस करके बताया कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में मीनामाटा कन्वेंशन, बेसल कन्वेंशन, ये सारे कन्वेंशंस रिलेटेड टू व्हाट, ये अभी ढूंढो आप, ठीक है। और आपको अगर एनवायरनमेंट आपने कंप्लीट कर लिया है तो फिर ये इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं अलग से इसके ऊपर कन्वेंशंस लूंगी,
मतलब इसके ऊपर क्लास लूंगी तो पता चल जाएगी कि कहाँ कहाँ से क्या कनेक्ट होता है। अभी आपने पढ़ा होगा लेकिन एक फ्लो के साथ नहीं पढ़ा होगा, ये आधा पढ़ा होगा, ये आधा पढ़ा होगा, किसको कहाँ कनेक्ट करता है वो छूट जाएगा ना। तो फिर यूएनईपी के साथ में देखो कि आपने कनेक्ट करके नहीं पढ़ा था, तो अभी देखो कि यूएनईपी के अंदर में ये होस्ट करवाता है। देन ये सारे कन्वेंशंस इसमें यूएनईपी का जो सेक्रेटरीट है इसको होस्ट करवाता है। ठीक है, हिंदी में भी है, देख लीजिएगा। चलिए थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। रोल इन इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के ऊपर। अच्छा, क्वेश्चन तो बाद में आएगा, पहले इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी रोल ऑफ इंटर गवर्नमेंटल पैनल, जैसे मैंने बोला आईपीसीसी है, यूएनपीसीसीसी, ये और आईपीसीसी ये दो चीज है। इसके साथ में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूएनईपी ने ये एस्टेब्लिश किया है क्या, आईपीसीसी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड यूएनईपी के साथ मिलके बना है। पी वाला लास्ट में याद रख लेना इसमें, तो ये आईपीसीसी हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रख लेना। उसके बाद इसका जो मेन एक्टिविटी है वो रिलेटेड क्या है, क्लाइमेट चेंज, डिजास्टर्स या कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, वॉर हो जाती है, तो क्या हो जाता है वहां पे, फिर इन्वायरमेंट को लेके कितनी प्रदूषण और सब चीज हो जाता है। फिर इकोसिस्टम मैनेजमेंट, एनवायरमेंट, केमिकल वेस्ट, रिसोर्सेज, जितनी भी चीज, लॉजिक ये बताएगा कि अगर इन्वायरमेंट इससे अफेक्ट होता है तो यूएनईपी का ये एक्टिविटी या फिर मुख्य गतिविधियां इसमें दिखता है। क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, उसके ऊपर भी है और भी। तो यूएनईपी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज किसका है, सेवरल आपको दिखेगा, जो मैंने आपसे बताया था कि ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटीज, मल्टीलेटरल फंड, ये जो मैंने बताया था उसको लेके ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज है। देन जो मॉन्टेग्रेल प्रोटोकॉल है, ठीक है, उसको लेके ये सेवरल सक्सेस एंड मीटिंग्स कर चुका है, ओजोन लेयर को ऊपर लेके। मिमांटा कन्वेंशंस को लेके इन्होंने बहुत ज्यादा एक्टिविटीज को लिमिट लगाया है कि मरकुरी की जो इतना ज्यादा जो केमिकल है, हैजार्डियस केमिकल है, इसको लेके कम से कम यूज होना चाहिए। राइट, तो रिपोर्ट्स बहुत जरूरी है, बनाना है। एमिशन गैस रिपोर्ट, एडॉप्टेशन गैप रिपोर्ट, तो गैप, देन एयर क्वालिटी, ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक, फूड वेस्टेज, ठीक है, फूड वेस्ट इंडेक्स, ग्लोबल मीथेन। देखो अभी तक मुझे प्लीज कमेंट करके बताओ कि इससे पहले वाले जितने भी रिपोर्ट थी क्या आपने इसको बनाया है। प्रोटेक्टेड प्लांट रिपोर्ट 2020 और राइज ऑफ एनवायरमेंटल क्राइम रिपोर्ट, ये आपने बनाया है या नहीं बनाया, प्लीज बताइए। ठीक है, तो ये सारे रिपोर्ट इसके हैं। अब मैं इसको लेके ज्यादा क्यों नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है आप इसको लेके थोड़ा और जरा सोचोगे तो इसमें आपको ट्रिक लगेगा। याद तो होगा नहीं जितनी भी रिपोर्ट है, लेकिन आपको ये यूएनईपी का रिपोर्ट निकाला हुआ है ये कैसे पता चलेगा। तो इन्वायरमेंट आ गया, या प्लानट आ गया, या मीथेन आ गया, वेस्ट आ गया, वेल्थ आ गया, ऐसे बैठो और जरा अंडरलाइन करके यहाँ पे लिख दो कि जितना भी यहाँ इन्वायरमेंट वाला टॉपिक आएगा वो यूएनईपी का निकाला हुआ। ठीक है, तो उसके बाद फिर जब टेस्ट प्रैक्टिस करोगे तो इस तरह की रिपोर्ट को आपको क्वेश्चन में मिलेगा, उसको प्रैक्टिस करोगे तो आपका गलत हो रहा है या नहीं हो रहा है आपका ट्रिक, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन देखते हैं, इसको लेके क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट, ओके, तो मार्क करना है नॉट करेक्ट अबाउट यूएनईपी। ये यूपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। पहली बात, इट वाज फाउंडेड एज अ रिजल्ट ऑफ यूएन कॉन्फ्रेंस ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट स्टॉकहोम कन्वेंशन। देखो मैंने बताया था, अब मुझे बताओ इसका आंसर। ये अभी आप सॉल्व करके मुझे कमेंट में आंसर लिख के देना, ठीक है। और अगर ठीक है, अभी के अभी हो सकता है तो सॉल्व करके देखो, क्लास के एंड में मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी। यूएन एनवायरनमेंट has sponsored the development of solar loan program in India. It does not cover issue related to marine and death. तो तीसरा तो भैया ऐसा निकाल फेंको तो आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। तो बताओ ए है या डी है। कभी भी ना क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका देखो, 1 2 को देख के पता चले, तीसरा तो भैया हो ही नहीं सकता, निकालो और उसके बाद आंसर या तो ए होगा या तो डी होगा। ठीक है, तो मुझे आंसर बताइए। दूसरा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड। देखो क्वेश्चन जब यूपीएससी में देखोगे तो यार ये क्या पूछ लिया, लेकिन जहां पे भी क्लाइमेट होगा वो यूएनईपी होगा। तो क्लाइमेट एक्शन अवार्ड आर गिवन बाय मोमेंटम फॉर चेंज इनिशिएटिव इन यूएन क्लाइमेट चेंज। लगता है कि हाँ भाई कुछ क्लाइमेट को लेके कुछ ऐसा कुछ किया होगा तो उसमें पुरस्कार मिलता है।
ठीक है, या फिर इनिशिएटिव इज इम्प्लीमेंटेड विद इन द सपोर्ट ऑफ यूएनईपी। अब देखो आपको ये स्टेटमेंट पढ़ के समझ में आ रहा है कि अभी अगर पता नहीं होता कि यूएनईपी के बीच में जब भी इन्वायरमेंटल प्रोग्राम होता है वो सपोर्ट करता है इम्प्लीमेंट कराने के लिए। ठीक है, इनिशिएटिव ऑपरेट्स इन पार्टनरशिप विथ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो आपको पता चलेगा कि ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड ये क्या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ में कुछ कनेक्ट करता है। तो एक या दो स्टेटमेंट सही है, बट तीन सही है कि नहीं ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ऊपर अगर आपने काम किया है, रिपोर्ट बनाया है, तो ये क्वेश्चन आप यहाँ सॉल्व कर सकते हो। राइट, हो गया। अब यूएनईपी के बाद में आते हैं यूनाइटेड नेशन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम, जिसको बोलते हैं यूएन हैबिटेट। ठीक है, यूएन हैबिटेट बोलते हैं। ये पता है क्या है, ये जब अर्बनाइजेशन जो हमारा हो रहा है ना, शहरीकरण, इसको लेके एक यूएन ने ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम निकाला है कि अर्बनाइजेशन अगर हो रहा है तो हम इसको रोक नहीं सकते, शहरीकरण हो रही है तो इसको कितने अच्छे से आप मैनेज कर पाए सारे देश, डेवलपिंग कंट्रीज। देखो ये प्रॉब्लम तो डेवलपिंग कंट्रीज या फिर लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज में जैसे जैसे वो ग्रो होगा, डेवलप होगा, विकास होगा, तो ये प्रॉब्लम आएगा। इसको लेके ही यूएन ने एक प्रोग्राम बनाया है जो है यूएन हैबिटेट प्रोग्राम। ठीक है, अब ये क्या है, ये प्रोग्राम कैसे डिस्कस करता है, यूएन, इसको बोला जाता है ह्यूमन सेटलमेंट के ऊपर, यूएन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम, इसको ऐसे बोलते हैं। ठीक है, अब इसको किस लिए बनाया गया है, द प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑफ अर्बनाइजेशन, शहरीकरण के लिए और उससे होने वाले प्रॉब्लम को लेके डिस्कस करने के लिए, और ऐसे अर्बनाइजेशन में एक ह्यूमन सेटलमेंट कैसे अच्छी तरीके से करा सके, जैसे कि उनको हाइजीनिक एनवायरनमेंट मिले, स्लम में ना रहे, सब चीज को अपने तरीके से एक सिटी में सबको सुविधाएं मिल सके, इसको लेके ये यूएन का प्रोग्राम है। अब इसको सेट कब किया था, एस्टिमेटेड इन 1978। तो अगेन आई एम टेलिंग यू कि मॉडर्न चीज है, मॉडर्नाइजेशन को लेके जितनी भी चीजें हैं वो थोड़ा 1965 के ऊपर ये आप याद रख सकते हो, 1978। उसके बाद ये उंगा ने बोला था कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने बोला था कि ऐसा होना चाहिए एक प्रोग्राम जो इन्वायरमेंट से लेके, ठीक है, सोशली, एनवायरमेंटली, सामाजिक या प्राकृतिक दोनों तरीके से अगर एक अच्छा और सही तरीके से एक शेल्टर दिया जाए, सबको शेल्टर दिया जाए, रहने की सुविधा दिया जाए सबको। तो जब तक अगर ऐसा कोई एक प्रोग्राम नहीं बनेगा, तो अगर किसी को रहने की सुविधा नहीं है कोई भी देश में, उनको कैसे एक डेवलप कंट्रीज की तरफ लेके जा सकते हैं। तो लोगों को मतलब सही तरीके से रहने का, शेल्टर देने का, जो भी ये प्रोग्राम इसमें हेल्प करता है हर एक देश के साथ में उसके लोगों के लिए। ठीक है, अब ये फंक्शन क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है, तो ये कोलैबोरेट करता है गवर्नमेंट के साथ में, ठीक है, अगेन देन एनजीओस के साथ में, देन प्राइवेट्स के साथ में, और चैलेंजेस ऑफ अर्बनाइजेशन के साथ में डिस्कस करता है कि अगर शहरीकरण आपके देश में हो रहा है सबसे ज्यादा, तो इसको कैसे निपटना चाहिए। तो देखो कि हमारे गवर्नमेंट में स्मार्ट सिटी प्लान हम लेके आ रहे हैं, तो ये सारी चीजें ना बैकग्राउंड में जब इंडिया के अंदर हो रही है तो इसका पीछे से जो है यूएन पुश कर रहा होगा। ठीक है, तो स्मार्ट सिटी प्रोग्राम एक शहर में, फिर उसके बाद में लोगों को कैसे माइग्रेट कम कराया जाए, मतलब कि अगर वो माइग्रेट ही नहीं होंगे, शहर की तरफ ज्यादा नहीं आएंगे, तो कब नहीं आएंगे, अगर एक विलेज या रूरल एरिया को अर्बन जैसा एक सुविधा दे दिया जाए, इसको क्या बोलते हैं, रूरबलाइजेशन प्रोग्राम, कि एक शहर की जितनी भी सुविधा है वो सारी चीज अगर आप एक गांव में दे रहे हो, तो मतलब तो उसमें फिर ये हो जाएगा कि वो ज्यादा जो शहर की तरफ आना बंद कर देंगे, ठीक है, कम कर देंगे। तो ये सारी चीजें इसको लेके इंडिया के साथ में या फिर बाकी देश के साथ में डिस्कस करता है। अच्छा, मेन जो डॉक्यूमेंट है वो यूएन हैबिटेट का क्या है, वो है, यहां से लिखते जाइए, वैनकूवर डिक्लेरेशन। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिक्लेरेशन जब भी आता है कहीं ना कहीं आंसर चॉइस में यूपीएससी दे देगा, तब आपको लगेगा कि अच्छा ये वी से यू है यार, ये तो यूएन हैबिटेट के ऊपर है, ये नहीं, ये तो वैनकूवर डिक्लेरेशन इन ऑन ह्यूमन सेटलमेंट, ठीक है। देन उसके बाद रेजोल्यूशन 56/206, ये एक ऐसा रेजोल्यूशन था जो यूएन हैबिटेट के ऊपर इन्होंने अडॉप्ट किया था, तो ये सीधा ही पूछ लेगा यूपीएससी। देन उसके बाद डिक्लेरेशन ऑन सिटीज
एंड अदर, ये एक डिक्लेरेशन आया था इनका यूएन हैबिटेट का। देन उसके बाद इस्तांबुल, कहाँ है इस्तांबुल? इस्तांबुल डिक्लेरेशन भी रिलेटेड टू यूएन हैबिटेट है। तो ये यहाँ पे डिस्कशन चली थी यूएन हैबिटेट को लेके, ह्यूमन सेटलमेंट को लेके। तब उसकी डिस्कशन के बाद में इन्होंने वही का नाम से एक डिक्लेरेशन जो है अडॉप्ट कर लिया। जैसे अभी इंडिया में न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन किसका हुआ था, कमेंट करो, ठीक है, करंट अफेयर्स में था। तो इस्तांबुल डिक्लेरेशन जैसे इसको लेके फेमस है, वैसे ही पांचवा में यहाँ पे लिख देती हूँ, वो है हैबिटेट एजेंडा। ये सारी अगर आपको दिखेंगे ना तो ये ह्यूमन हैबिटेट का आएगा। देखो प्रीलिम्स में पास होने का एक ही फंडा है, जितने ज्यादा जान सकते हो वो सारा जान के रखना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन ना आए तो भी आंसर चॉइस में कहीं ना कहीं उसको आपको एलिमिनेट करने के लिए हेल्प कर देंगे। तो ये कॉन्फ्रेंस, पहला कॉन्फ्रेंस हुआ था, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ था, जब ये फर्स्ट मैंने आपको बोला ना कि वैंकूवर, ये वैंकूवर कहाँ है, 1976 में ये एक मीटिंग हुई थी, इसका फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुआ था और ये कनाडा में है, ठीक है। तो इसके बाद ये मीटिंग के बाद में इन्होंने ये वैंकूवर डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया था। सेकंड इसका कॉन्फ्रेंस हुआ था इस्तांबुल में, और ये इस्तांबुल कहाँ है, टर्की, ठीक है, और ये हुआ था 1996 में। इसके बाद से इन्होंने इस्तांबुल डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया यहां से। और अभी थोड़ा सा इसके बाद में अगर आप देखोगे रिसेंटली इसको क्योटो डिक्लेरेशन भी अगर आपको न्यूज में आ गया या फिर एग्जाम में आता है तो ये डिक्लेरेशन भी यूएन हैबिटेट के ऊपर दिखाता है। तो थर्ड हैबिटेट डिक्लेरेशन हुआ था क्योटो डिक्लेरेशन, ठीक है, 2016 में हुआ था ये, और ये कहाँ है, इक्वेडर में है। इक्वेडर एक कंट्री है ना, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या डिस्कस हुआ था, ये जो फाइनल थर्ड हैबिटेट कॉन्फ्रेंस के अंदर में क्या डिस्कस हुआ था, इसमें एक एडॉप्शन इन्होंने किया था न्यू अर्बन एजेंडा, कि अभी के टाइम पे जो अर्बनाइजेशन चल रहा है इसको लेके एक नया एजेंडा निकालना पड़ेगा। तो इन्होंने न्यू अर्बन एजेंडा निकाला था। अब ये अर्बन वर्ड देखते ही समझ जाना ये यूएन हैबिटेट के ऊपर इसका चला था, ठीक है। तो यस, अभी करंट अफेयर्स में कुछ है इसको रिलेट करते हुए, तो प्लीज आप देख लीजिए, यूएन हैबिटेट के ऊपर आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो थोड़ा यहाँ पे देख लो, तो ऑब्जेक्टिव है यूएन, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम, ठीक है, मैंडेटेड बाय ह्यूमन जनरल असेंबली। तो उंगा ने इसको बताया था। देन इसका जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है कि सही तरीके से पॉवर्टी को कम करे। क्यों? क्योंकि जब सिटी में माइग्रेट होते हैं तो वहां पे गरीबी ज्यादा दिखता है, इसको बोलते हैं अर्बन पॉवर्टी। तो अगर आप कंपेयर करोगे ऐसे सिटी में रहते हुए लोग तो उनमें ज्यादा पॉवर्टी और फिर स्लम एरिया दिखता है वहां पे। 1977 में स्टैब्लिश हुआ था और ये सारी चीज मैंने आपसे डिस्कस कर लिया, ठीक है। डिक्लेरेशन एंड एजेंडा यही है कि शेल्टर फॉर ऑल होना चाहिए और डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेबल ह्यूमन सेटलमेंट। प्लीज अंडरस्टैंड, ये एक अर्बनाइजेशन के बारे में बात करता है। क्यों? क्योंकि लोगों को सही से सेटल करा सके, शेल्टर फॉर ऑल, सबको घर मिल सके। तो ये कैसे पॉसिबल है? जब गवर्नमेंट के साथ में मिलके उनके बारे में भी सोचा जाएगा जो माइग्रेट कर रहे हैं, जहां अर्बनाइजेशन की प्रॉब्लम ज्यादा है, तब भी वो अर्बनाइजेशन को प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए लोगों का जो हेल्प किया जा सके, ठीक है। इसको लेके इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड अर्बन फोरम, ठीक है। ये बहुत बार दिखता है जो मैंने आपको बताया अभी न्यू अर्बन एजेंडा के अंदर में, और ये ये जो यूएन हैबिटेट है ऑर्गेनाइज करता है वर्ल्ड अर्बन फोरम, और ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है अर्बन इश्यू को लेके डिस्कस करने के लिए। तो वर्ल्ड अर्बन फोरम सारे कंट्री वाले आएंगे, डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। उसके बाद वर्ल्ड अर्बन कैंपेन भी ये चलाता है। तो जहां पे भी देखना, थोड़ा सा बस इसके ऊपर नॉलेज रख लो। वर्ल्ड हैबिटेट डे मनाया जाता है फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर, ठीक है, राइट। रिपोर्ट निकालता है वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट और हैबिटेट कमिटमेंट इंडेक्स। मुझे लगता है इसको याद करने के लिए तो जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों वर्ड आप इसमें से गेस कर सकते हो, और इसका हेडक्वार्टर भी नैरोबी कीनिया में है। क्वेश्चन आया था, विथ रेफरेंस टू यूएन हैबिटेट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज मैंडेटेड बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। सही है कि गलत है?
देखो सीधा पूछ लिया है। अभी समझ में आया कि क्यों मैं इस तरह का क्लासेस आपको कंडक्ट करवा रही हूँ। अभी आपको 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 खुशी हो रही होगी ना कि यार ये तो उंगा ने बोल के करवाया था, अब तो मुझे पता है। UN Habitat contribute to reduce poverty and promote access to safe drinking water and basic sanitation. The partners are either government और local urban authorities। तो आपको पता है कि ये जो है वो गवर्नमेंट, लोकल, NGO सब है इसमें, ठीक है। क्योंकि एक लॉजिक आपको समझ में आता होगा ना कि जो चीज सबके लिए है उसमें फिर जितना हाथ कंट्रीब्यूट करे उतना कम। तो अगर आप इसको से 3 निकाल दोगे तब आपका आंसर बचेगा 1 या 2 या 1। आपको पता है 2 भी सही है, तो आंसर आ गया सीधा, है ना। अब अगर आपको ये नहीं पता होता तो आप ये क्वेश्चन आपको पढ़ते पढ़ते अब टायर्ड हो जाते। ओके, खुशी हुई, ठीक है। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, ठीक है, तीसरा हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, तीसरा प्रोग्राम। इसमें क्या है ना कि यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, अभी जब इंडिया ने चाइना को पछाड़ दिया, यस वी प्राउड टू बी इन इंडियन, कम से कम किसी में तो नंबर 1 है पॉपुलेशन में। तो ये यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड जो प्रोग्राम है और इनके अंदर में जो रिपोर्ट है ना, वो रिपोर्ट से हमेशा पता चलता है कि वर्ल्ड में कितने जो पॉपुलेशन है वो आगे वाले 10 साल में, 15 साल में बढ़ने वाले हैं, या फिर कौन सा नंबर 1 में आने वाला है। इसके अंदर में जो पॉपुलेशन को लेके काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो पहले मैं ना यहाँ पे करंट अफेयर्स दिखा देती हूँ। ये यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ने क्या रिलीज किया था, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट। ये रिपोर्ट के अंदर ही बताया गया था कि इंडिया ना चाइना को ओवरटेक कर देगा एक्चुअली मिडिल ऑफ 2023। इसका जो डेट था वो पहले था 35, उसके बाद 2028 हुआ। तो ये बार बार जब जनसंख्या के ऊपर हर एक कंट्रीज के ऊपर जब बताता है कि देखो आप जरा ध्यान से, आपकी जनसंख्या बहुत हाई लेवल में बढ़ रही है, कि आपके पास में इतनी ज्यादा रिसोर्सेस है इनको कैरी करवाने के लिए, या तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम बढ़ने वाली। क्योंकि अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो फिर उनके लिए काम दिया जाए थोड़ा सा। पॉपुलेशन ज्यादा होना बुरी बात नहीं है, मैं हमेशा ये बोलती हूँ इट कैन बी एन एसेट व्हेन इट इज चेंज इनटू ह्यूमन कैपिटल। अगर एक ह्यूमन कैपिटल के अंदर वो कन्वर्ट हो जाएगा तो हर एक देश के लिए वो पॉपुलेशन खतरा नहीं है। लेकिन अगर एक पॉपुलेशन यहाँ गरीबी में है, हेल्थ को लेके प्रॉब्लम है, नौकरी नहीं मिल रही है, तो फिर वहां क्राइम बढ़ना शुरू हो जाएगा। ज्यादातर जो है सोसाइटी जो है डिस्टर्ब रहना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जिसको पैसे नहीं है ना उसके पास बहुत ज्यादा फ्री टाइम होता है, मतलब काम नहीं तो करे क्या, फोन ले लिया, फोन तो सबके पास है, अब काम नहीं है तो बैठ के बेकार की पिक्चर देख रहे हैं, पिक्चर देख लिया तो फिर कोई लड़की मिली, कोई लड़का मिला, कोई बच्चा मिला, कोई कुछ भी मिला, उसको तंग करना है। तो खाली दिमाग शैतान का दिमाग। जिसके पास, सबके पास काम है, उनको बोलेंगे यार मेरे पास कोई काम नहीं है क्या, तुम्हारी फालतू की चीजों के लिए हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें। दिमाग थोड़ा सा मॉडर्न बनेगा। तो पॉपुलेशन इज रिलेटेड टू ऑल योर सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑल्सो, ठीक है। तो प्रॉब्लम एंड ऑल्सो ये एक समाज के लिए कैपिटल भी बन सकता है, ह्यूमन कैपिटल, और एक देश के लिए एक ह्यूमन कैपिटल बन सकता है। तो ये रिपोर्ट आई थी और इसी से स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन एक्चुअली ये एनुअली पब्लिश करता है कौन, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, ठीक है। तो इसको लेके पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि यूएन पॉपुलेशन फंड को कैसे कब इसका फॉर्म हुआ, इसका काम क्या है। तो ये क्या करता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन या फिर डेमोग्राफिक्स को रीड करता है और उसके बाद में ये बताता है कि इसको लेके क्या क्या चैलेंजेस आ सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। ये सब्सिडरी ऑर्गन है यूएन जनरल असेंबली का। ये सब्सिडरी ऑर्गन क्या होता है, सब्सिडरी ऑर्गन मतलब कि इसके अंडर में ये काम कर रहा है, ठीक है। और ये काम किसके लिए कर रहा है, सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजेंसी, मतलब कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, अगर वहां एक औरत के साथ, बच्चे के साथ में, ठीक है, अगर एक सही तरीके से एक फैमिली प्लानिंग के बारे में अगर बात कर सकते हैं तो पॉपुलेशन से कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये इसके लिए काम करता है, ताकि पॉपुलेशन कभी कभी किसी को सेक्सुअल इंफॉर्मेशन ना होने के कारण भी होता है, जैसे कि आज भी चले जब बच्चे तो भगवान का वरदान होते हैं, ये सब चीज बोल के। तो ये किसके लिए काम करता है, सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजेंसी की। अगर एक कंट्री के अंदर, एक देश के अंदर एक जो औरत है जिसका जो एक प्रोडक्टिव एज होता है, अगर शादी का एज 18 लीगल है तो वो 59 एज तक उसका एक रिप्रोडक्टिव एज है जहां पे वो बच्चे को जन्म दे सकती है, ठीक है। तो
इस समय पे हो सकता है वो माँ के ऊपर खतरा बन जाए, या फिर वो अपने ज्यादा अगर बच्चे को पैदा कर रही है तो उसके हेल्थ के ऊपर भी वो हो सकता है। तो ये काम करता है सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजेंसीज की तरह। फिर इसको देखता कौन है? मैंने बताया था कि इकोनॉमिक और सोशल जितने भी हमारे यहाँ पे प्रोग्राम है यूएन के, इसको हेड करता है भाई कौन? ये एक ऑर्गन है यूएन का। तो यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है, ये इसको लेके ध्यान देता है। तो जितने भी ऑर्गन्स, कोई तो उसके ऊपर मतलब जिम्मेदारी लेगा। फंड कहाँ से मिलता है? तो इसको ना कोई बजट नहीं मिलता है, ये तो एकदम से वॉलेंट्री ही बेसिस में चलता है। तो कोई भी गवर्नमेंट हो गया, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर, फाउंडेशंस, कोई भी इसको फंड दे सकता है, ठीक है। अब इसको कब बनाया गया था? ट्रस्ट की तरह इसको पहले बनाया गया था 1967 में, क्योंकि तेजी से डेवलपिंग कंट्रीज में पॉपुलेशन बढ़ रही थी, और यूनाइटेड नेशन सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजेंसीज के तरह। ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये मतलब कि क्या है, इसका मकसद क्या है? ये लीड करता है यूएन एजेंसीज की तरह, और इसका काम ये है कि ये इंप्रूव कराता है रिप्रोडक्टिव एंड मैटरनल हेल्थ की, मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब कि जन्म देने का। अगर कोई एक देश एक स्टेप ले रहा है फैमिली प्लानिंग का, तो उसमें ये हेल्प करेगा, ठीक है। और मैटरनल हेल्थ वर्ल्ड वाइड, तो पूरे के पूरे विश्व में जितने भी माँ है, अगर वो बच्चे जन्म देने के समय में उसके हेल्थ कैसे रखनी चाहिए, उनको अगर आप जागरूक करवाओगे तो हो सकता है ये सारी जो पॉपुलेशन बढ़ने का एक जरिया है वो ये है कि अपने बॉडी पे अपना ही कंट्रोल नहीं होता है महिलाओं का। वो ये सारे डिसीजंस घर के बड़े लेते हैं, कितने बच्चे होने चाहिए, कितने नहीं होने चाहिए, कितना लड़का नहीं है तो फिर पैदा कराते रहो बच्चे। ये सारी चीज को लेके यूएन पॉपुलेशन फंड एक यूएन का प्रोग्राम है जो देश के साथ मिलके बोलता है कि बस अब तो कुछ करो, ठीक है। तो फाउंडेशन इसका हुआ था 1969 में, जो पहले यहाँ पे एक ट्रस्ट की तरह बना था, फिर ये एक पूरा यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज की तरह इसका नाम चेंज कर दिया। उसके बाद 1987, तो इसमें 3 आपको कंट्री ईयर दिखेगा, 1967, 1969 एंड देन 1987। ये तीनों के टाइम में इनका नाम चेंज हुआ है। ये हेल्प वुमेन मेन भी करता है और यंग पीपल को करता है कि अगर आप शादी लेट से करोगे, अपने कैरियर की तरफ ज्यादा जा रहे हो, तो पॉपुलेशन जितना ज्यादा मतलब पढ़ाई लिखाई होगी महिलाओं की उतना अच्छा। क्यों? क्योंकि ये कल को वो एक अपना डिसीजन लेने में भी हेल्प कर देगा। और उसके अलावा हर अगर बोलते हैं ना आजकल तो बच्चे इकोनॉमिक स्टेटस को देखते हुए हम सोचते हैं कि एक बच्चा काफी है, 2 बच्चा काफी, क्योंकि टाइम किसके पास है देखने का। अगर भरा पूरा परिवार, महिलाएं काम नहीं कर रही है, तो फिर कितने भी बच्चे हैं वो देख लेती है, ठीक है। तो ये सब चीज जो आपको थोड़ा इंटररिलेट करके सोचना पड़ेगा। तो इसको लेके कौन से काम है, तो ये बताइए कि वॉलेंट्री प्लान बनाता है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कितना होना चाहिए, या फिर कैसे अनवांटेड प्रेगनेंसीज को कैसे अवॉइड करना चाहिए। बहुत सेक्सुअल एक एजुकेशन नहीं होता है, तो ये बच्चे को जन्म देना पड़ता है, और बच्चे को जन्म देंगे तो फिर वो बच्चा कहाँ पलेगा? अगर एक इलीगल बच्चा हुआ, मतलब आई मीन टू से बच्चा कभी इलीगल नहीं होता, इलीगल तरीके से अगर उसको पैदा किया है, शादी नहीं की है, या फिर कोई एक माँ ने उसके ऊपर स्टेप नहीं लिया, तो वो बेचारा बच्चा फिर कहीं और पलेगा। तो ये सब में बहुत दुख लगता है मुझे सुन के। अंडरगो सेफ प्रेगनेंसी की बहुत अच्छे से जो बच्चे और माँ का ध्यान रखा जाए। अवॉइड स्प्रेडिंग एड्स जैसे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, ये सब ना फैले, क्योंकि अगर वो सब फैल गया तो फिर एक गलत तरीके से पॉपुलेशन अनहेल्दी लाइफ में चला जाएगा। तो पॉपुलेशन का होने का फिर क्या मतलब है? जब वो किसी के ऊपर बर्डन बन गया तो और उल्टा जो है जीडीपी और कम हो जाएगा देश का। तो इंक्रीज द इक्वालिटी ऑफ वुमेन, और ये सारी चीज यूएन पॉपुलेशन फंड काम करता है। ये एक रिपोर्ट निकालता है जो मैंने बताया, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, बहुत फेमस है, जिसमें 2023 में इंडिया के बारे में बात हुई थी। सो द मेजॉरिटी चांसेस आर देयर कि ये एग्जाम्स में शायद पूछ सकता है। हेडक्वार्टर यूएसए का है। अब यूएसए, क्योंकि यूएस एक डेवलप कंट्री है, पॉपुलेशन कंट्रोल करना आता है, इसलिए यहीं पे बैठ के सब डिस्कस करते हैं। बस इस तरह कुछ ना कुछ बेफिजूल बेतुकी कुछ ना कुछ लगा दो, ट्रिक याद रह जाए बस हमें, उसके बाद कुछ नहीं, ठीक है। तो ये इसके ऊपर था, इसके ऊपर तो मैंने डिस्कस कर लिया। और कुछ है?
तो ये ना एक मिशन एंड मैंडेट ऑफ यूएन जो पॉपुलेशन फंड का था, मिशन तो ये मैंने बोला, इसको मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया है, जरा देख लेना। और ये एस्टेब्लिश, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3 के ऊपर भी काम करेगा, क्योंकि हेल्थ के ऊपर, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड जेंडर इक्वालिटी, और गोल नंबर 5 के साथ इसका काम है, इसके ऊपर ध्यान देना। क्वेश्चन आया था भाई, देख लो। विथ रेफरेंस टू यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पढ़ते साथ नीचे चले जाना, करेक्ट है या इनकरेक्ट है, उसके बाद जाना तीसरा स्टेप में ये पढ़ने के लिए। It aims to count the world growing population and suggest measures to allocate resources efficiently. इसका उद्देश्य दुनिया की बढ़ती आबादी की गणना करना और संसाधनों का कुशलता पूर्वक आवंटित करने का उपाय चुनना है, ठीक है। देन पार्टनर्स विद गवर्नमेंट एंड अदर एजेंसी, सिविल सोसाइटी। तो ये तो बड़ा मजा आ गया। देखो कि अभी तक जितना भी यूएन के प्रोग्राम्स के ऊपर क्वेश्चन आया ना, ये बहुत इजी लग रहा होगा आपको, ठीक है। फिर इट ऑल्सो फोकस ऑन इम्प्रूविंग द लाइफ ऑफ यूथ वुमेन। तो भाई इसमें तो फिर तीनों लग रहा है करेक्ट, ऐसा है? तो बताओ कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। तो ये ना मैं अपने से नहीं पढ़ा रही हूँ, क्वेश्चन आया हुआ है, और एकदम मेजॉरिटी बच्चे जिसका निकलता है ना प्रीलिम्स, वो ऐसे क्वेश्चंस के ही दम पे निकालते हैं, क्योंकि जो 30 क्वेश्चन है वो तो सभी पढ़ के आए होंगे, ठीक है। तो उसमें से तो 25 लग ही जाएगा। अब जो नहीं लगेगा वो इस तरह का क्वेश्चन होगा जो आप इसमें निकाल सकते हो। तो खुश हो जाओ, ताली बजा लो कि हम यहाँ पे क्लास कर रहे हैं और हम फायदे में रहने वाले। जो सबसे लास्ट यहाँ पे बच गया है वो है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ये गोल नंबर 2 को लेके डिस्कस करेगा, एसडीजी गोल नंबर 2 को, कि कैसे एक क्या बोलते हैं, एक जो हंगर को लेके अगर एक इश्यू है तो वो ना रहे, तो गोल नंबर 2, ठीक है। इसको ऑलरेडी नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है 2020 में, क्योंकि इसने बहुत अच्छा काम किया था अफ्रीकन नेशंस में, बहुत ज्यादा लीस्ट डेवलप कंट्रीज में यहाँ पे इन्होंने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम चलाया था। और ये प्रोग्राम क्या है पता है, लोगों को फूड प्रोवाइड करना, मतलब कि भोजन देना, ठीक है। और किसके साथ मिलके, वो देश के गवर्नमेंट के साथ मिलके, प्राइवेट एनजीओ के साथ मिलके। आप देखो कि ये लोग बहुत काम करते हैं। ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम वो देश को बहुत पैसा देता है उनके साथ में, मतलब कोई भी यहाँ पे भूखा ना रहे, ठीक है। अब ये 1960 अगर आप देखोगे तो ये एक प्रोग्राम इन्होंने चलाया था, फूड ग्रेन शॉर्टेज, और इसका नाम था PL480 प्रोग्राम, ठीक है। 1960 में स्टार्ट किया था। तो यहां से आगे अब ये काम करेगा। तो फूड शॉर्टेज PL480, तो PL480 एक ग्रेन का नाम आप याद रख सकते हो ऐसा। तो उसके बाद 1963 में इसको वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की तरह बना के सारे जो ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज है, लीस्ट डेवलप कंट्रीज है, उसके साथ में ये हेल्प करने लगा, ठीक है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम हेल्प दी कंट्रीज, राइट। अब इसका रोल क्या आता है? रोल देखो, अभी जो इंडिया में जितने भी हमारे पीडीएस सिस्टम है, ये क्यों दिया जाता है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसमें क्या है, 3 kg 3 रुपए आपको वीट मिल जाएगा, गेहूं मिल जाएगा या राइस मिल जाएगा, ठीक है। 2 रुपए में आपको पल्सेस मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसे करके जो गरीब से गरीब वर्ग है उसको भी फ्री में या तो राशन मिल जाए या तो 2 रुपया 1 रुपया में मिल जाए। 25 किलो जैसे अन्नपूर्णा स्कीम हो गया, नेशनल फूड मिशन हो गया, ये सब चीज है ना, पीछे से धक्का मारता है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम कि आप इतना ज्यादा करो कि कोई भी यहाँ भूखा ना रहे। आज के टाइम पे इंडिया जो है वो फूड को लेके बहुत अच्छे से सफिशिएंट है, लेकिन न्यूट्रिशन के ऊपर अभी हम थोड़ा फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है एक एक इनोवेटिव प्रोग्राम लेके आया था, उसका नाम था इनोवेटिव प्रोग्राम लेके आया था, उसका नाम था ATM फॉर राइस, ठीक है। ATM फॉर राइस। अब ATM फॉर राइस मतलब कि जैसे आप ATM से पैसा निकालते हो, वैसे ATM से 5 किलो 10 किलो ऐसे आप राइस निकाल सकते हो, जितना भी आपका राशन कार्ड में दिया है। और इसका एक प्लान के ऊपर इंडिया ने नाम रखा था अनुपूर्ति। अनुपूर्ति जो था वो यही था, ATM फॉर राइस, ठीक है। फिर इसके अलावा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है वो काम करता है कि कहीं पे भी लीकेज ना हो, कोई भी माल प्रैक्टिसेस ना हो, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी सही हो, स्टोरेज फैसिलिटी सही हो, ताकि ये जो पैदावार हुआ है इसको आप ठीक से अगर स्टोर करके रखोगे तो आपके देश में आपके लोगों को आप बांट सकते हो, ठीक है। अच्छा, अभी जो वर्ल्ड फूड
ये प्रोग्राम है, ये क्या करता है, ये टारगेट ग्रुप देखता है, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, कि हर किसी को अभी डिस्ट्रीब्यूशन ना करते हुए जो टारगेट ग्रुप है कि बिलो पॉवर्टी लाइन, इसके ऊपर ये ज्यादा फोकस करवाने के लिए हर कंट्री को बोलता है। वैसे ही अभी अगर फूड है तो न्यूट्रिशन के डेफिशिएंसीज के कारण, पोर्शन यहाँ पे नहीं है, तो इसको लेके फोर्टिफिकेशन बोला जाता है। फोर्टिफिकेशन मतलब कि कोई भी भोजन पे या उस पे न्यूट्रिशन या पोषण ऐड करना, तो या तो वो पैदावार जब हम करते हैं उसी समय में आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो, तो इसको बोलते हैं बायो फोर्टिफिकेशन, ठीक है, जैसे कि जिंक राइस उगाना, ठीक है, या फिर बाद में आप इसमें जो है न्यूट्रिशन ऐड करते हो, जैसे कि सॉल्ट, नमक, उसमें हम क्या डालते हैं, सोडियम तो है इसमें, ठीक है, तो इसके अलावा जो भी एडिशनल हम यहाँ पे डालते हैं वो सारे चीज ऊपर से डालते हैं, तो उसको हम फोर्टिफिकेशन बोलते हैं। तो बायो फोर्टिफिकेशन, फोर्टिफिकेशन न्यूट्रिशंस को ऐड करना, जैसे मिड डे मील स्कीम्स किसके लिए लगा हुआ है कि न्यूट्रिशन के साथ में आपको इतने कैलोरीज में बच्चों को जो है स्कूल में पोषण देना चाहिए, इसीलिए मिड डे मील स्कीम को 8th स्टैंडर्ड तक जो है सरकार ने लेके आके चला रहा है। तो ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अंदर ही ये सब आपको दिखेगा। वैसे ही अगर ड्यूरिंग पैंडेमिक, तो ये काफी मतलब काम किया है काफी जगह पे, जब बहुत ज्यादा लीस्ट डेवलप कंट्रीज में फूड वगैरह नहीं है, तो ये इन्होंने काफी पैसे यहाँ पे दिया है। इंडिया का मिड डे मील स्कीम्स भी फोकस, देखो इंडिया अगर करता है कोई स्कीम्स को लेके, तो आधा जो है इनमें से यूएन से भी पैसे आते हैं, राइट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, इनके साथ में अभी तक एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं, ठीक है, जैसे कि स्कीम्स ऑफ आंगनवाड़ी स्कीम, बच्चों को जो है वहां पे न्यूट्रिशन देना चाहिए, आईसीडीसी स्कीम्स, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये सारे स्कीम्स इसके अंदर में इन्होंने स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में एग्रीमेंट किया हुआ है कि आप जो इसको लेके कैसे फूड की जो डेफिशिएंसीज है उसको कम कर सकते हैं, नहीं तो न्यूट्रिशंस को कम कर सकते हैं। न्यूट्रिशंस को कम नहीं कर सकते, न्यूट्रिशन को बढ़ाना है, ठीक है। तो अभी थोड़ा देख लेते हैं। तो ये देखो ऑब्जेक्टिव क्या है, इरेडिकेट हंगर और माल न्यूट्रिशन, ठीक है, 1961 में स्टैब्लिश हुआ, और ये वर्ल्ड लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस है जो स्कूल्स में मील्स, तब याद रहेगा मिड डे मील स्कूल का, तो हो सकता है वो स्टेटमेंट आपको मिल जाए, इट इज एसोसिएटेड विद द यूएन प्रोग्राम ऑफ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। फंडिंग ये वॉलंटरी बेसिस में ही है। अचीवमेंट, इसको नोबेल पीस प्राइज मिल चुका है 2020 में। इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस, ट्रिक है फूड ही आ रहा है। फिर फूड सिक्योरिटी, ये भी आएगा। न्यूट्रिशन रिपोर्ट, हेडक्वार्टर रोम और इटाली में, ठीक है। तो इससे रिलेटेड अगर आपको यहाँ क्वेश्चन मिल रहा है तो और ज्यादा जाके जो फाइंड आउट कीजिए। तो ये एक टॉपिक है, जैसे कि स्टेट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन वर्ल्ड, तो अकॉर्डिंग टू स्टेट ऑफ फूड न्यूट्रिशन इन वर्ल्ड 2022, ये इनका रिपोर्ट था, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 828 मिलियन पीपल अभी भी हंगर में है। ये रिपोर्ट आपको मेंस में लिखने का काम आएगा, जब आपको हंगर के ऊपर बात चलेगा या फिर कोई स्कीम को लेके अगर इंडिया के बारे में पूछोगे तो वहां पे एक इंट्रोडक्शन देना होता है। तो वो इंट्रोडक्शन या तो आप स्टैटिस्टिक्स से दे सकते हो, या तो डिफाइन कर सकते हो, या तो फिर करंट में कुछ आया होगा वो देख सकते हो। तो मैं पूरा का पूरा मेंस आंसर राइटिंग का स्ट्रक्चर के साथ में बच्चों को सिखाते रहती हूँ, ठीक है। तो मेंस जब आएगा तो और भी मैं इसके ऊपर बात करूंगी। तो ये आपको देखने को मिलेगा, इसके ऊपर डेटा दिखाया गया है कि वर्ल्ड में अभी भी जो है हंगर है, तो इसको कैसे कम करना है, इसका मतलब वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और भी हेल्प करने वाला है। अब ये 1901 में इसका फाउंडिंग हुआ था पहले ही। द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम हैज बीन 20th ऑर्गेनाइजेशन, और इसको नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है। तो ये सारे एक्स्ट्रा पॉइंट है। और टू डिलीवर वीट टू द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इंडिया ने इससे साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग 2022 में। तो करंट में है ये, ठीक है। तो इसको लेके करंट अफेयर्स थोड़ा रीड कर लेना। और अफगानिस्तान के साथ में इंडिया प्रॉमिस एज पार्ट ऑफ एड। तो अफगानिस्तान में अगर जितने भी एड्स जैसे कि जहाँ पे वॉर छिड़ गई है, जगह ठीक नहीं है, गवर्नमेंट सही नहीं है, तो वह इंडिया ने भी प्रॉमिस किया कि ठीक है इंडिया भी इसमें हेल्प करेगा वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अंदर
अफगानिस्तान के लिए। फिर 2022 में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग रिसर्च करने के लिए कि जेंडर के ऊपर, क्लाइमेट चेंज के ऊपर, न्यूट्रिशन कंसर्न के ऊपर कि आगे और क्या क्या प्लान बना सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा इतना इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी करंट अफेयर्स में है तो हो सकता है अगर स्टेटमेंट में आ जाए तो आप इसके ऊपर लिख सकते हो। इंडिया को लेके 1963 में इंडिया वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ में जुड़ा है और जितने भी टेक्निकल असिस्टेंस है जो भी है इंडिया को ये प्रोवाइड करता है। और ये जो हमारा पीडीएस सिस्टम है इसको कंप्लीट करने के लिए जो है ये काम करता है। और बेसिक जो न्यूट्रिशनल वैल्यू जो आज इंडिया बात करता है मिड डे मील स्कूल्स या स्कीम्स को लेके, वो सब में इंडिया इसके साथ में काम करता है, या फिर बोल दे कि ये इंडिया के साथ में काम करता है। तो इसका प्लान यही है कि 2019 से 2023 के अंदर में, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने लिखा है अकॉर्डिंग टू कंट्री स्ट्रेटेजी, कि ये प्लान ये है कि मोस्ट वनरेबल पीपल ऑफ इंडिया कम से कम उनको मिनिमम फूड मिले। ठीक है, और उसके बाद वो हाई रिस्क ऑफ माल न्यूट्रिशन से बाहर निकल जाए, जो पोषण की कमी होती है ना उससे वो बाहर निकल जाए, स्पेशली महिलाएं और बच्चे। और जो भी एडोलसेंट गर्ल्स है 18 इयर्स से पहले, ठीक है, वो अपने न्यूट्रिशन इंप्रूव कर पाए 2025। तो अगर ये एक पॉइंट दे दिया तो कहीं से भी आपको ये सोचना है कि यस इट इज अंडर द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो अभी जब आपने सुना है तो आइडिया आपको लग गया होगा। ठीक है, तो इसी के साथ में आज हम यहाँ अपना जो वर्ल्ड प्रोग्राम जितने भी यूएन यहाँ पे काम करवा रहा है इसको लेके हमने डिस्कस कर लिया। आगे वाले जो इम्पोर्टेंट क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट और भी है, IMF, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO एंड वर्ल्ड बैंक। इसमें अंदर काफी चीज है जानने के लिए। जो नेक्स्ट थर्सडे वाला सेशन आएगा इसके ऊपर आएगा। ठीक है, तो फिर इसको जरूर देखो और आगे आपको कौन कौन सी चीजों के ऊपर आपको लगता है कि सेशन लेना चाहिए वो भी मुझे कमेंट करके बताओ और इसका आंसर भी मुझे बताओ। ठीक है, चलो मैं ही बता देती हूँ, देख लेना थोड़ा। ठीक है, जल्दी जल्दी में अगर मैंने गलती करती तो जो पहला क्वेश्चन था उसका आंसर डी हो सकता है, चेक कर लेना, नहीं सी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर डी, थर्ड वाले का आंसर बी, उसके बाद बी, उसके बाद बी। तो मैंने जितना भी क्वेश्चन लगाया है ये उसका आंसर है। अब देख लीजिए कि आपसे सही हुआ है या गलती हुई है। तो अगर सही हुआ है तो पीठ थपथपा लीजिएगा और गलत हुआ तो कोई बात नहीं, वापस पढ़ के और अच्छे से अटेम्प्ट कर लो। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम। तो सब तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।